अब अगला बिंदु कौन सा होगा? अरे बावड़ो बताओ। मैंने सबसे पहले परिवार बताया, फिर विवाह बताया, और तीसरे नंबर पे स्त्रियों की दशा। तो दोस्तों स्त्रियों की दशा, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो स्त्रियों की दशा। स्त्रियां जो है, महिलाओं की जो दशा है उसमें क्या होगा? गिरावट आएगी या नहीं? गिरावट आएगी, वेरी गुड। तो कुछ बातें देख लें। स्त्रियों की दशा में पहली बात की गिरावट आई, उन्हें उनका उपनयन संस्कार बंद है। इसका मतलब अब वो गुरुकुल में पढ़ने नहीं जा सकती थी, अब उन्हें घर पर ही छोटी मोटी शिक्षा लेनी होती थी। फिर भी इस जमाने में गार्गी एवं मैत्री विदुषी महिलाएं, गार्गी और मैत्री दो विदुषी महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। जिनका नाम प्राप्त होता है। यदि आगे बात करें तो इस समय सभा एवं जो समिति जो थी में प्रवेश बंद। बस 1 मिनट और रुक जाओ। अब प्रवेश बंद कर दिया गया। किस किस में? समिति में तो पहले ही बंद था, सभा में भी प्रवेश बंद कर देगा। बापड़ियों का, किन का? महिलाओं का प्रवेश बंद। और गार्गी संहिता, गार्गी संहिता में क्या माना गया? 3 जो बुराइयां हैं, कौन कौन सी बुराइयां बताओ? अरे कौन कौन सी बुराई गार्गी संहिता लिखाई? कि जैसे शराब, जुआ मनुष्य का पतन करती है, शराब और जुआ, वैसे की वैसे महिला भी पतन का कारण बनती है। ठीक है, तो ये बात जो है वो किस कौन सी संहिता में? है? हाँ, मैत्रायणी संहिता। मैंने क्या लिख दिया? तो यार गार्गी क्यों लिखा रहे हैं? मैत्रायणी है। गार्गी संहिता तो कोई संहिता नहीं, गार्गी तो खुद बापड़ी एक विद्वान लड़की है। मैत्रायणी है बेटा, वो बढ़िया याद दिला दिया। ये होता है समझदार, इसको कहते हैं। बाकी सारे के सारे ढोर डंगर की तरह बैठे हैं, बोल नहीं रहा कोई भी। अरे मैत्रायणी संहिता नहीं लिखाई थी क्या आपको पहले? जिसमें 3 बुराई में से एक शराब जैसे पीने के बाद में आदमी का पतन होगा, जुआ खेलेगा तो पतन होगा, और कोई महिला भी मिल जाएगी तो सिर्फ उसका क्या होगा बेटा? पतन ही पतन होगा। ये बात सही है क्या तेरे को लगती है? नहीं। क्यों? क्योंकि बिना महिला के कोई विकास कर ही नहीं सकता। इसलिए ये गलत है, लेकिन था कोई जो चोट खाया हुआ होगा। उसका व्यक्तिगत जो है वो मानसिकता थी। मैत्रेयी संहिता लिख दी। अब लिख दो टकाटक, उतार दो इसको। वाकाटक याद रहा ना आपको? कई क्वेश्चन तो
आप लोगों को यूं ही याद आ जाएंगे जैसे वो वाकाटक था, उसमें टकाटक, मतलब कि हंसने की शैली याद आई ऐसे। वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार था। पूछना। घर पे ही पढ़ो अब। घर पे स्वयं, जैसे माँ शिक्षित है या पिता शिक्षित है, पिता को तो प्राप्त है, तो घर पे पढ़ो। शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया गया, याद रखना। विद्या आरंभ जो है वो अलग है और वेदारंभ अलग है, और बीच में उपनयन है। विद्या आरंभ तो कर सकते हैं, विद्या लेने पर रोक थोड़ी लगी है, लेकिन गुरुकुल में नहीं जा सकती, समझ लो। तो कहां घूम कर आए हो इतनी लेट? कैंटीन में? वो भी गजब की कैंटीन है। तो लिख दिया होगा, लिख दिया। चलो, किसने नहीं लिखा? सबने लिख दिया, तो पड़ोसी के देख के लिख। 1 मिनट फोटो खींच लो तुम। तो है प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग कौन सी डालेंगे? अरे वर्ण व्यवस्था तो करो, समाज को तो पूरा करो बावड़ो। ऐसे वर्ण व्यवस्था में क्या चेंज आया? ऋग्वेद काल में जहां वर्ण जन्म आधारित थे, क्या कर्म आधारित थे, अब क्या होगा? बस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पकड़ लिया। और वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। लिख दो साथ साथ ही। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को चुनौती दी, ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती दी। उपनिषदों की रचना की। वैसे सभी कर देते थे। इसे अनस से बलाधिकृत कहा गया।
राजा को विषमता कहा गया। अस्पृश्यता की भावना नहीं थी, छादोंगे उपनिषद में लिखा है साफ, छादोंगी उपनिषद में साफ लिखा है कि ब्रह्मलोक में सब सम्मान है। सब समान है। ब्राह्मण एवं चांडाल। क्षत्रियों ने की, इन क्षत्रियों ने ही उपनिषदों की रचना की। चांडाल चंडाल चांडाल जो गांव के बाहर जो रहते थे ना, एस पर से जिन्हें चंडाल, शमशान के आसपास जो लोग रहते चंडाल हैं। अस्पृश्यता नहीं थी, छुआछूत की भावना नहीं आई अभी, तो छुआछूत बहुत बाद में आया। गुप्त काल में जाकर के अस्पृश्यता का विकास होता है। पहली बार अस्पृश्यता की भावना हमें गुप्त काल में मिलती है, जब फाहियान वर्णन देता है कि चांडाल गांव के बाहर रहते थे। अरे वाह, वेरी गुड। ये हुई ना बात। ऐसे याद रखोगे तो पक्का मुझे मिठाई खिला के जाओगे, तो चाहे काल खिला दे। याद रखो। तो लिख दिया होगा। तो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था में चेंज क्या आया कि 4 वर्ण पहले थे, 4 वर्ण अब है। सुन रही है ना तू? 4 वर्ण ही पहले थे, 4 वर्ण ही अब है। तो फिर बता, पहले मेरा में फर्क क्या आया? पहले कर्म आधारित थे, अब जन्म आधारित हो गए। जैसे मान ले तू ब्राह्मण की पुत्री है और तू ब्राह्मण, तेरे पिता पंडिताई का काम करते। मान ले, मानने में तो कोई बुराई नहीं तो है नहीं, मुझे पता है, लेकिन बात कर, पंडिताई का काम करते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। तो वो तो हो गए ब्राह्मण। लेकिन ऋग्वेद काल में यदि तू है और तू मान ले कि डॉक्टर बन गई, तो या मान ले कि तू आरएस बन गई, थानेदार बन गई, तो तूने सेवा का काम शुरू कर दिया, सर्विस का, तो तू हो गई शूद्र। तो बाप तो रहेगा ब्राह्मण और बेटी हो जाएगी शूद्र, क्योंकि सेवा करने का काम किसका? और तुम सारे शूद्र बनने की कोशिश कर रहे हो। सर्विस का मतलब शूद्र है। वैसे का मतलब उत्पादन करना, व्यापार करना। खेती करने वाले लोग वैसे हैं, उत्पादन करते हैं, लेकिन व्यापार करने वाले भी वैसे हैं। तो तुम व्यापार नहीं कर रहे हो, तुम तो सेवा करोगे, और सेवा करने वाला कौन है? शूद्र।
मैं भी शूद्र हूं, तो मैंने कब मना किया हम। तो लेकिन अब झंझट नहीं है, उत्तर वेद काल में तू टेंशन मत ले, तुझे फिर शूद्र के साथ ब्याह करने की जरूरत नहीं है बेटा। उत्तर वेद काल में वर्ण व्यवस्था कैसे होगी? तेरा बाप ब्राह्मण है ना, तो तू भी क्या हो गई? ब्राह्मण। तो ये फर्क था। उत्तर वेद काल में व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित हो गई। ठीक है। अब एक बात और कि चारों वर्णों के कर्तव्य, ब्राह्मण है तो तू क्या करेगी बता? तू वैसे है तो क्या क्या काम है तेरे? तो इन बातों का उल्लेख बच्चों चार वर्णों का कर्तव्य कौन से ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य दिए गए। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में चार वर्णों के, ब्राह्मणों के नहीं, चार वर्णों के कर्तव्य दिए गए, स्पष्ट किए गए। अब चार वर्णों के कर्तव्य आते हैं क्या आपको? चार वर्णों के कर्तव्य तू बता। नहीं पता? रह बावड़ो, इतनी छोटी सी बात नहीं आ रही? तो देख लो इसमें ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। शिक्षा देना और यज्ञ, ठीक है, करना और कराना। क्षत्रिय का क्या है? ठीक है, क्षत्रिय का है रक्षा प्लस शिक्षा लेना और यज्ञ कराना। वैसे उत्पादन, उत्पादन एवं व्यापार, व्यापार, शिक्षा लेना और यज्ञ करवाना। अब कौन सा बच गया? शूद्र का क्या क्या रहेगा बताओ? जी, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना, तीनों के। और कोई आपके थोड़ी ना करेगा, तीनों की करेगा। तो शूद्र का काम शिक्षा लेना देना, यज्ञ करना, कराना, कराना भी नहीं, सिर्फ सेवा करना। तो ये कर्तव्य किस ब्राह्मण में लिखे गए? ऐत्रेय। तो आप ऊपर वाला तो छोड़ दो और इसको टिका दो नीचे। पहले ये उतार दो, फिर हमें क्वेश्चन आया है उसका जवाब दे देते।
लिख दिया क्या आप? लिख दिया। अब एक प्रश्न पूछा किसी ने, सत्यकाम जावाल की कथा, तो ये शायद मैंने पहले भी लिखा रखा है इसमें, एक बार निकालना बेटा, तुम्हारा रजिस्टर दें तो रोज आती है कि नहीं? जब तो बदमाश तो नहीं है। अरे छादोंगे उपनिषद लिखाया था ना मैंने। छादोंगे नहीं लिखा? अच्छा, उसमें ये नहीं लिखा है उदालक आरुणी और श्वेत केतु। तो इसमें जो उदालक आरुणी है गुरु, उसी गुरु का एक शिष्य है जावाल, और वो एक प्रेम में पड़ जाता है, विवाह को स्वीकृति नहीं देता, और जिसे प्रेम करता है वो कहता है कि विवाह जो है वो सिर्फ प्रेम का प्रतीक है, उसके लिए फेरे लेने की जरूरत कहां से आ गई, आडंबर क्यों? और वो जिसे प्रेम करता है उसी से उसके खूब सारे बच्चे भी होते हैं। खूब सारे तो होंगे ना, पहले परिवार नियोजन की व्यवस्थाएं थी नहीं ना। इसलिए ये जो पूछा है सत्यकाम जावाल की कथा, जो अनव्यायी मां के होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है छादोंगे उपनिषद में, छादोंगे में। यानी कि चुनौती दी गई कि हाँ हमने प्रेम किया और हमें समाज के नियमों की कोई परवाह नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात जो है ये छादोंगे में। पहले ब्राह्मणों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी, आज भी होती है, कि यदि ब्राह्मण ने फेरे करा दिए हैं विधिवत रूप से तो ब्याह मान्य है। और हमारा कानून में किसी के विवाह के पंजीकरण के लिए कहता है, हिंदू हो तो, कि पंडित का सर्टिफिकेट कहां है क्या? नहीं है, नहीं है तो ब्याह मान्य नहीं है। लेकिन उस जमाने में भी चुनौती देने वाले लोग चुनौती दे देते थे। प्रवाल जो है वो साफ कहता है कि मुझे प्रेम मैंने मेरे हृदय से, मेरे अंतरात्मा से ईश्वर को साक्षी मान करके किया है। समाज इसे मानता है या नहीं मानता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूं, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है। मैं उसे पत्नी का दर्जा देता हूं, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। समाज के सर्टिफिकेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग लांछन लगाते हैं। कई बार जो बिन ब्याही मां है वो आत्महत्या तक की सोचती है, लेकिन वो हमेशा उसको सहारा देता है। वो कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम नहीं फंसेंगे। यही तो बात आई, क्षत्रियों ने किसको चुनौती दी है? ब्राह्मणों को ही नहीं, ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था को भी, कि हम ब्याह कराएंगे तभी तुम्हारा ब्याह स्वीकृत होगा। बोले नहीं, हमारा ब्याह हम ही स्वीकृत करेंगे, हम ही ब्याह करेंगे और हम ही स्वीकृति देंगे, ये वाली बात। तो ये उपनिषदों में है, छादोंगे में। ओके, अब दोस्तों एक नोट डालिए, नोट। उत्तर वेद काल में, उत्तर वेद काल में, नोट डालो रहे, उत्तर वेद काल में गोत्र प्रथा, गोत्र प्रथा, गोत्र 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 प्रथा शक्तिशाली बनी। ओके,
तो ये सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गई। अब हम आर्थिक की बात करते हैं और एकदम टकाटक बात करते हैं, टकाटक। आर्थिक व्यवस्था, जब भी आर्थिक व्यवस्था की बात होगी ना दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था में दो तीन चीजें ही तो है। या तो सबसे पहले लोग पशुपालन करते थे, फिर क्या करते थे, खेती। सरप्लस होगा तो शिल्प, और फिर इन चीजों का हो जाएगा व्यापार। बस ये चार ही चीजें। वस्त्राभूषण सेम है, जो ऋग्वेद में थे वो के वो, कुछ भी चेंज नहीं है। खान पान भी वही है। अब गेहूं का जो का भाव बढ़ गया, तो एक नोट और डालना चाहो तो भले डाल लो। खान पान वाले में एक नोट ही डाल दो आप, लो मैं समेटवा दूं आपको। हाँ, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखेंगे। उत्तर वेद काल में यव के साथ गोधूम, गेहूं, कोष्टक में गेहूं, गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल का प्रचलन बढ़ा। तो इनका प्रचलन बढ़ गया। अब जौ की रोटी के साथ साथ गेहूं की रोटी और चावल भी जबरदस्त बना बनाया खाते थे। कौन से वाले खाते थे बता? हाँ, बासमती वाले, छोंक करके वो वाले, वो वाले। अब दोस्तों ये तो हो गया खत्म। मैंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था वैदिक काल की देखेंगे तो चार भाग हैं इसके। सबसे पहले कौन से काल में देखोगे बताओ? ऋग्वेद काल में। तो इनको आर्थिक व्यवस्था में चार भाग बना दो, फिर मैं देखो ऋग्वेद और इनको कैसे सीक्वेंस में जमाता हूं। फटाफट बना दो। वाह, थैंक यू। ये बना दो, फटाफट बना दो। आज तो एक अंकल ने मेरे मजे ले लिए। वो कोई चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी, चुनाव की तैयारियां चल रही है ना अब, तो वहां मास्टरों के लिए ड्यूटियां लगाने का काम कर रहे हैं। मास्टरों को पोलिंग ऑफिसर बनाने के लिए कौन सी जगह कौन क्या क्या बनेगा, तो उसमें काम कर रहे थे जयपुर जिले में। तो एक मास्टर जी आए, वो कह रहे थे कि मैं 2 महीने बाद में रिटायर होऊंगा, तो मेरी ड्यूटी मत लगाना। मैंने कहा ठीक है भाई, हम विचार करेंगे आपकी बात पर। फिर भी मैंने कहा आप स्वस्थ लग रहे हो? बोले नहीं नहीं, वो मेरी बीपी भी है, शुगर भी है। मैंने कहा ठीक है, तुम एप्लीकेशन दे जाओ, मैं बाद में देखूंगा। फिर उसने मेरे को कहा कि वैसे सर आपको भी तो इस पीड़ा का एहसास है ना? मैंने कहा कैसे? उसने कहा आप भी शायद 2-4 महीने में रिटायर होने वाले हो। हाँ सच में, उसने कहा। मैंने कहा क्यों? बोले
बोले लगभग 60 के नहीं हुई है क्या आप? मैंने कहा तू मरवाएगा क्या? फिर मेरा मन तो हो रहा था यार मैं तुझे तेरे बराबर कैसे लगा। फिर मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। तो अभी मुझे याद आ गया, मैं हंसते आ रहा था रास्ते भर, तो अभी फिर मैंने सोचा कि वो आपको भी बता दूं बात। तो अब तो उसकी नहीं लगेगी ना, नहीं लगेगी, क्योंकि इस बात से उसने ये बता दिया कि वो बापड़ा जो है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसके संकट कुछ और है, उसका साइकोलॉजिकल जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं परेशानी में है, इसलिए मैं क्यों परेशान करूं। इससे ये जाहिर होता है बेटा पढ़ाता कौन है, तू भी जानती है, पटेलाई करते हैं पटेलाई। तो अब हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों ऋग्वेद काल की बात। मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं बोर्ड पर आपको एक सीक्वेंस और सीरियल में अर्थव्यवस्था बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें अर्थव्यवस्था में बहुत जोर आता है, और ब्याह व्यू करा दो, स्त्रियों की दशा बता दो, वहां तो दिक्कत नहीं है आती, लेकिन इकोनॉमिक पढ़ते समय थोड़ा सा मतलब मन नहीं करता। हाँ, इसलिए आंकड़ों में दिक्कत तो आती है। तो मैं एक सीक्वेंस में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा सिस्टम से, आप लिखना मत देखना। ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था, ओके। तो देखो जी, आप सोचो, पुरानी चीजों को जोड़ोगे तो समझ में आएगा, जोड़ रही है ना पुरानी चीजों को। ऋग्वेद काल के आर्य, ऋग्वेद काल के आर्य कहां बसे थे? मध्य एशिया में थे क्या? बताना बेटा, तुम्हारे वाले आर्य कहां थे? सप्त सैंधव प्रदेश, बताया था ना मैंने, सिंधु, झेलम, चिनाब। तो सिंधु, वितस्ता, अस्कनी, पुरुषनी, विपाशा, सतुद्री, याद है ना? क्या ऋग्वेदिक आर्य एक जगह जमीन पर बस गए थे? आज यहां खानाबदोश थे या नहीं? अरे थे कि नहीं थे? तो बता बेटा, कहां थे ऋग्वेद के आर्य? तू बता, बता ना, ऋग्वेद के आर्य कहां थे? और जहां भी थे तेरे आसपास बिल्कुल नहीं थे। बता, मैं सोचूं तू समझ जाए तो समझ जाए, तो समझे ही ना, तो वहां से समझ जाती तो पास थोड़ी आना पड़ता। अब बता कहां थे? कोई ना, नींद का झपाको आगो, कई देर हो गई थी, मैं उधर से भी देख रहा था, मैंने इधर से भी देखा, वापड़ी समझी नहीं है। तो कोई ना, ऋग्वेद काल में जो आर्यन है वो एक जगह बस पाए थे क्या? मध्य एशिया से वो लोग निकले थे और अफगानिस्तान में सबसे पहले आए थे या नहीं? मैंने मैप बनाकर आपको बताया था, मैप बनाकर आपको बताया था कि आर्य अभी तक खानाबदोश है, एक जगह बस ही नहीं पाए, और नहीं बस पाए तभी तो उनके जो राज्य है उसे क्या कहा गया था? जन कहा गया, क्योंकि जनता चलती रहती थी, बात हुई थी अपने। तो ये अफगानिस्तान में आए थे, और यहां एक नदी, किसका नाम क्या मिलता है आज? जो काबुल नदी, उसका नाम कुंभा। फिर ये लोग और चलते रहे और कहां आ गए? सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे बढ़ते रहे, और ऋग्वेद में अधिकतम इनका विस्तार सरस्वती राजस्थान तक ही हुआ था, बात हुई थी ना? तो जब राज्य, जनता निरंतर चल रही है, चलती जा रही है,
इसलिए स्थायी राज्य नहीं थे, स्थायी रूप से जनता नहीं बसी थी। तब चलते चलते लोग खेती करेंगे या पशुपालन? गुड, पकड़ लिया आपने। इसलिए ऋग्वेद में मुख्य पेशा पशुपालन होगा या खेती? गुड, बस अब पकड़ गए बात को, अब दिक्कत ही नहीं है। इसलिए मुख्य पेशा क्या होगा? पशुपालन। लेकिन पशु पालते पालते बारिश आ गई, रुक गए, तो वहीं पे बीज डाल दिया, तो गौण पेशा क्या हो गया? खेती। तो मुख्य पेशा ऋग्वेद काल में पशुपालन और गौण पेशा खेती। अब दोस्तों, ये जो पशु पालेंगे तो कौन से पशुओं को पालेंगे? एक नंबर मैंने लिखा, पशुपालन जो है इनका कौन सा पेशा? मुख्य पेशा। और खेती कौन सा पेशा? गौण पेशा। ओके। अब चूंकि पशुपालन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा? गाय। ये गाय सबसे प्रिय पशु है, प्रिय पवित्र पशु है। एकदम सफेद सफेद गाय, साफ सुथरी गाय। गाय कितनी सुंदर है, गाय हमारी माता है। तो इस प्रकार से गाय प्रिय पशु है और अधिकांश जनजीवन गाय के साथ चलता है, क्योंकि गाय दूध देती है, गाय बछड़ा देती है। बछड़ा जो है वो उन आर्यों की जो गाड़ियां थी उनको खींचते हैं। आप कल्पना कीजिए, ऋग्वेदिक आर्यों को वो गाड़ियां लोहार की तरह चल रहे हैं, आज यहां कल वहां, थोड़े दिन रुके फिर चल पड़ो, थोड़े दिन रुके फिर चल पड़ो। इसलिए बैल उनकी गाड़ियों को खींचते हैं, बैल उनके हल को खींचते हैं। तो बैल प्रिय है, गाय प्रिय है। इसलिए गाय महत्वपूर्ण पशु है। इसके लिए कई शब्द काम में आए, कई शब्द बने, जैसे गविष्टि। गविष्टि क्या है? गविष्टि, गविष्टि का मतलब जो गाय के लिए युद्ध होते थे, गायों के लिए किया गया युद्ध क्या कहलाएगा? गविष्टि। ज्यादा पुरानी समय की बात नहीं है, अभी से आज से 500 साल पहले तक भी आप चलेंगे, 600 साल पहले, तो तेजा जी की बात करेंगे, बाबू जी की बात करेंगे, लोक देवताओं की बात करेंगे, तो गायों के लिए शहीद हो गए ये लोग। गायों के लिए युद्ध होते थे। गोगा जी को देख लो, वो एक चारण, वो उसकी चारणी की गायें बचाते हुए। तेजा जी कौन से? लाछा गुजरी। वो कुल मिलाकर के मैं इतना कह रहा हूं सारांश रूप में कि गायों को लेकर के तो शहीद हुए, युद्ध होते थे। इसे क्या कहेंगे? गाय जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि समय की इकाई भी गाय के आधार पर तय होगी। गोधूली, गोधूली क्या है? गोधूली शाम का समय, जब गायें दिन भर चर करके जब शाम को अपनी घरों की ओर लौटती थी तो तेज गति से एकदम से दबादब चलती थी, धूल उड़ती थी, गाय से उड़ी हुई धूल आसमान में जब छा जाती थी तब कहते थे गोधूली समय हो गया। गाय के धूल वाले, सारी गाय सुबह इतनी स्पीड से नहीं निकलेगी, ध्यान रखना। क्यों? चरती चरती, इधर चरती इधर चरती इधर चरती। शाम के समय पेट भरा है तो दबादब तू घर को ही जाएगी। गोधूली समय की इकाई, रिश्तों की आकृति।
पहचान गोत्र 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 गाय से बना। गाय के बाड़ों से पहचान होती थी। जो आज हम कहते हैं गोत्र गोत्र, कौन से बाड़े के निवासी हो, ये सब व्यवस्था गाय से कितनी महत्वपूर्ण थी। एक दिन तुम लोग पूछ रहे थे मुझे, मैंने कहा था अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, आज पढ़ो तुम। और दोस्तों, गाय का दूध दुहने वाली दुहित्री, दोहित्र, दोहित्री का मतलब गाय का दूध दुहने वाली। वैसे हम दोहित्री किसको बोलते हैं? बेटी की बेटी दोहिती। दोहिती नहीं होता, वो दोहित्री होता है? दूहने वाली। तो बेटी गाय का दूध निकालती थी, उसकी बेटी है। दूहने वाली की पुत्री दुहित्री। बात को समझती तो है नहीं तू। और दुहित्र ये देख ले, दूहने वाली का पुत्र दोहित्र। अपन बोलते हैं दोहिता। सही शब्द कौन सा है? दोहित्रा, दोहित्र। ये रिश्तों की पहचान गाय से है, समय की पहचान गाय से, युद्धों की पहचान गाय से है, लोगों की पहचान, गोत्रों की पहचान गाय से। कितना महत्वपूर्ण था, आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। गाय हमारी माता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैल हमारा पिता है ना। खैर, तो बात समझ में आई होगी। मुझे तो लग रहा है आपको उल्टे अर्थव्यवस्था में मजे ज्यादा आ रहे हैं। बस सिस्टम से समझते रहो। सेकंड, अरे पशुपालन बता रहा हूं अभी मैं। सेकंड नंबर का पशु कौन सा? घोड़ा। बहुत तेज दौड़ा। आर्यों ने भारत में प्रवेश करने से पहले घोड़ों को अपना साथ लिया, वाहक बनाया। और घोड़ों का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत बार मिलता है, तो इसलिए मैं इसको लिख दूं सेकंड महत्वपूर्ण पशु। ठीक है? सिस्टम उल्टा है, उल्टा है। जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, ये बात मैंने तुम्हें वो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई तब बताया था कि जहां पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं वहां गाय प्रिय है, लेडीज पशु। जहां मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था, बताया था मैंने, वहां गाय प्रमुख नहीं थी, बैल प्रमुख था। सांड, मैंने बोला था, वृषभ, सांडी, सांड, सबसे प्रिय पशु सांड था वहां पर, क्योंकि वे माताओं द्वारा संचालित समाज था, इसलिए पशु जेंट्स होगा। और यदि पिताओं द्वारा संचालित समाज होगा तो वहां लेडीज पशु हेड होगा। ये सत्य है, तुम हंस रहे हो, लेकिन फैक्ट है, फैक्ट। जहां जहां मातृ सत्तात्मक परिवार दुनिया में पाए गए, आज भी अमेजन के जंगलों में है, वहां जेंट्स पशु प्रिय होता है। और जहां जहां पितृ सत्तात्मक परिवार हैं, वहां लेडीज पशु प्रिय होता है। ये उल्टा है, क्यों है मुझे नहीं पता, बट ये है। मुझे क्या पता, जो पता था वो बता दिया, बाकी तो तू ज्ञानी बहुत ठहरा। खैर, तो सेकंड महत्वपूर्ण पशु कौन सा बताओ रे? घोड़ा है। अब तुम पढ़ाई के अंदर दिमाग की औकात दिखानी है, तो मैं लिख रहा हूं कुछ शब्द कि क्या ऋग्वेद में हाथी का उल्लेख है? देख लो।
नहीं है। बाघ का उल्लेख है, गेंडा का उल्लेख है, शेर का उल्लेख है। इनमें कुछ पशुओं का उल्लेख है, कुछ का नहीं है। बता रहे बावली? शाबाश, बोल। हाथी है कि नहीं? हाथी हाथी बोलने से क्या होगा? हाथी मेरा साथी है या नहीं? है? नहीं है। बाघ का है या नहीं? नहीं है। गैंडे का उल्लेख है नहीं? है? नहीं है। शेर का उल्लेख है नहीं? है। मैंने तुम्हें बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बाघ का पता था, शेर का पता नहीं। क्योंकि पशुपति शिव की मोहर में बाघ था, बाघ दिखाया था, मैंने दिखाया था। बाघ वहां है, शेर नहीं। यहां शेर है, बाघ में। ये तुलना कर लेना बस, ये तुलना कर लेना बस। तो इसलिए इन तीन पशुओं का उल्लेख है, शेर का उल्लेख है और तीन का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। ठीक है। घोड़ा जो था सबसे महत्वपूर्ण पशु था, और यही आर्यों की सफलता, विजय, क्या कहूं, विजय लिखूं, विजय में सहायक रहा। क्योंकि घोड़ों पर चढ़कर आक्रमण किया, सहायक रहा। बस ये हो गया दोस्तों पशुपालन वाला एक बिंदु। तो फटाफट उतार दो इसको, यूं का यूं ही उतारोगे तभी पार पड़ेगी। क्योंकि रामायण से समझ में नहीं आता, कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो, सब कुछ याद होता चलेगा। कैसे लिखोगे बेटा इसको? ऐसे लिखो, पशुपालन। देख ऊपर क्या लिखा है, अरे बावड़ो ऊपर क्या लिखा है? ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था, जिसमें पशुपालन मुख्य पेशा, खेती गौण पेशा। कई बच्चे सोच रहे हैं कि लिखें तो लिखें कैसे, इसको लिखें तो लिखें ऐसे। इसमें मेरे को एक बात बता, सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। तू तो तेरे दिल से बता। खाली पड़ी है जगह बेटा, कदे न कदे आटे कागो तो समस्या हो जाएगी। छोटा मोटा तो राख। कतई खाली पड़े ना, मन तो टेंशन होगी तो तेरी। बिना दिल के फिर जीवन नहीं जिया जाएगा, वो कमजोर है सारा सिस्टम, उसी पे चल रहे हैं, खून वही दौड़ाता है। चल तो दिल ना है तो दिमाग से बता। ओहो, तो मैंने मैंने तेरे से पूछा। नहीं, मैं तो तेरा शक में क्लियर करूंगा। पता है ना, फटाफट लिख, पीछे नहीं रह जाएगी, देख ले। अभी तो क्या है, जब बेटा ड्यूटी पे जाते हैं ना फील्ड में, चुनाव चुनाव कराने के लिए मेरे समाज के लोग मिल जाते हैं। और वो कई लोग तो ऐसे मान लेते हैं कि सब तुम्हारे वो रिश्ता, आपकी बात करने लग जाते हैं। फिर मैं उन्हें बताता नहीं शादी हो गई है, जब रुक मैंने सुन लिया।
बच्ची ना है, अब बच्ची ना है बेटा, ना ये बच्ची ना तू बच्ची। हमारे सिर्फ स्टूडेंट ओनली एंड ओनली। अरे उतार दो रे, लिख दिया क्या? और देखो याद रखना, अर्थव्यवस्था सबसे सरल है, समझो तो, कड़ी जोड़ गए तो, वरना रट्टे मार लेना। किसको? पूछ बेटा। है गोदुली? हाँ, गोदुली नहीं होती शादी में प्रथा। गोदुली बेला, बेला का मतलब टाइम। गोदुली बेला में जो है वो बारात पहुंचती है, तोरण मारते हैं, सामेला होता है, गीत गाते हैं। और कई कई तो गोदुली बेला में फेरे भी ले लेते हैं। क्यों, क्या शाम को मान लो कि कोई शुभ मुहूर्त हो तो पहले फेर फार करके भेज देते हैं ना, गड़बड़ हो जाए तो। हाँ, दिन में फेरे होते हैं जिनके। हुए हैं किसी के? बताओ किसके? तेरे हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिसके भी हुए हैं कोई बात नहीं। किसके? वो तो तू तो देखने से लग रहा है कि दो बच्चों का बाप है। अरे फटाफट उतारो इसको, मैं खेती करवाऊंगा अभी। फटाफट उतारो। फटाफट उतारो तो। हाँ जी, लिख दिया, वेरी गुड। तो पशुपालन कंप्लीट, इंपोर्टेंट पशु है गाय। दूसरा कौन? बहुत तेज दौड़ा, कौन? घोड़ा। अब दोस्तों खेती की बात करते हैं। तो पहली बात आपने लिखा था कि गौण पेशा, और सबसे ज्यादा खेती किसकी की जाती है? यव। खेती, ओके। ये जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल, चौथा मंडल लिखाया मैंने उस समय भी आपको। चौथा मंडल किससे संबंधित है? खेती से संबंधित है। वामदेव वाला, जिसमें बोआई, कटाई, निराई,
गुड़ाई, इन सब का उल्लेख है। निराई का मतलब निन्नाण है, अनावश्यक घास को उखाड़ना निराई है। जब खेत के अंदर अनावश्यक घास फूस हो जाए उसे उखाड़ देना। कटाई का मतलब फसल काटना, और गुड़ाई का मतलब गोबर वगैरह डाल करके उसको और उत्पादन के लिए योग्य बनाना। यहां दोस्तों उपजाऊ जो जमीन है, उस उपजाऊ भूमि को क्षेत्र या उर्वरा कहा गया। सिंचाई के जो साधन है उनके लिए नाम मिलता है कुल्या, कूप, अवट, आस्म चक्र, हल को कहा गया लांगल। लांगल, हल का जो फाल होता है, फाल, उसे क्या कहा गया? सीर। और हल की रेखा, हल की रेखा उसे कहा गया सीत या सीता। ओके, लिख दिया क्या? तो खेती में आप लोगों ने इन सब चीजों को जानते ही हो, नहीं जानते? जानते हैं। तो इस कंप्लीट हल को तो क्या कहेंगे? लांगल। तो कंप्लीट हल जो है वो लांगल हो गया। उसमें जो नीचे तिकोना धातु का जो होगा फाल, उसे क्या कहेंगे? सीर। और जहां हल की लाइन बनी हुई है उसे क्या कहते हैं? सीत। सीता। तो ये हल, फाल और हल की रेखा। सिंचाई कुओं से होती थी। कुओं को कुल्या, कूप, अवट और अस्म चक्र कहते थे। उपजाऊ भूमि को क्षेत्रीय उर्वरा कहते थे। ये ऋग्वेद के लिखे हुए शब्द हैं, शब्द। तो क्या
ऋग्वेदी कार्यों को ऋतुओं का ज्ञान था सबका पता था, कौन से टाइम में कौन सी फसल बोनी है, कौन सी काटनी है। तो ऋतुओं का ज्ञान था, ज्ञान। खेती भी कंप्लीट। अब बता क्या करेगी? कोई काम बचा है तेरे पास? पशु पाल लिए तूने, खेती तो नहीं कर ली, काम ढंग से कोई करती नहीं है। अब तीसरा काम क्या करेगी? शिल्प का, शिल्प का। तो तीसरा हम जो कार्य है शिल्प कार्य। शिल्प में क्या बनाओगे बताओ? भाई लकड़ी का काम है खूब सारा, तो लकड़ियां खूब है, पेड़ काट रहे हैं। तक्षा, तक्षक, बढ़ई, खाती। और दूसरा काम किसका? वस्त्र बनाने का। वस्त्र उद्योग प्रमुख था। षण के, ऊन के, खाल के, क्षोम के वस्त्र बनाए जाते थे। चरमार भी थे, करमार भी थे, और तो और कर्मा यानी धातुकार भी बहुत थे। तो मैं, चूंकि आपने लिख दिया तीसरे नंबर पर शिल्प, ये लो शिल्प कार्य। शिल्प कार्य, शिल्प का मतलब कुछ ना कुछ बनाना। तो सबसे ज्यादा शिल्प कार्य लकड़ी, लकड़ी का कार्य जो करता था उसे तक्षा या तक्षक कहा गया है, जिसका अर्थ क्या है? खाती या बढ़ई। ये नाम मिलता नहीं है, ये नाम मिलते हैं। अब लकड़ी से क्या क्या बनवाओगे बताओ? टेबल बनवा लो, चारपाई बनवा ले, घर का गेट लगवा लो, खिड़की बनवा लो, अलमारी बनवा लो, बेड बनवा लो, मतलब जो भी चाहे। अपनी गाड़ी सब लकड़ी से। सेकंड कार्य करमार, सॉरी, वस्त्र निर्माण का कार्य व्यापक रूप से होता था। अब वस्त्र किस किस से बनाते थे? क्षोम यानी ऊन, सन एवं खाल के वस्त्र, के वस्त्र बनाए जाते थे। इसी तरह से कर्मा या कर्मार अर्थात धातुकार, धातुकार। अब यहां धातुओं में धातुओं को अयस कहा गया। धातुओं को अयस, अयस कहा गया। और जो ताम्र था, ताम्र धातु को भी क्या कहा गया? अयस कहा गया। अयस्क नहीं है, अयस है शब्द, याद रखना, अयस, अयस। चांदी का उल्लेख मिलता है या नहीं? नहीं मिलता। वैसे चांदी प्रचलित थी, साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं मिलता। ओके। अच्छा, जो वस्त्र बनाता था उसे क्या कहते थे? वस्त्र बनाता था उसे वाय, वाय का मतलब है जुलाहा।
ये नाम मिलता है। तो वाय जो है वो वस्त्र बनाते थे। एक कुंभकार का भी उल्लेख मिलता है, कुम्हार। ठीक है, 50 से 40। कोई बात नहीं, तो ऐसे दुखी क्यों हो रही है? अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं। इसी में तो मजा है, यही तो आनंद है। उनको भी पता है, वो हंसना चाहते हैं, वो मेरे मुंह से सुन करके मजे लेना चाहते हैं, और मैं उन्हें मजे देना नहीं चाहता। बाकी पता उनको भी है, पता तुझको भी है, पता मुझको भी है, कौन क्या चाहता है। क्या बताऊं, जहाँ की जैसी भावना जैसी होए, जो चाहे जितना उतना उसका होए। अरे लिख दिया के। तो हे प्यारे बच्चों, शिल्प का कार्य जो ऋग्वेद में बहुतायत में मिलता है, सबसे ज्यादा सामान किसका बनता है? प्लास्टिक का, लकड़ी का। प्लास्टिक थी क्या ऋग्वेद काल में? तो इसलिए सारा सामान लकड़ी का बनता था। वस्त्र निर्माण का कार्य व्यापक रूप से होता था। ऊन के वस्त्र सबसे ज्यादा, फिर सन के, और फिर खाल के। हम तो भगवान शंकर को भी खाल के वस्त्र पहने हुए पाते हैं। वाय, वस्त्र बनाने वाले जुलाहों को क्या कहा गया? वाय। कर्मा यानी धातुकार, धातु बनाने वाले, वो कर्मा कहा गया है। धातुओं को एक ही नाम से पुकारा गया, कौन से नाम से? और एक ही धातु का उल्लेख मिलता है, वो कौन सी है? और उसे किस नाम से जाना गया? अयस। क्या चांदी का उल्लेख है? कुंभकार का उल्लेख है? और क्या लुहार का उल्लेख है? हाँ या ना? नहीं। जब लोहा ही नहीं है तो लुहार कहां से आएगा? रह बावड़ो, जब ऋग्वेद काल में लोहा है क्या, तो फिर लोहार कहां से आएगा? और यही तो पूछा था एक बार, और हम लोग जो है ना वो होगा यार क्या पता। अरे तो भाई सोचो, सोचा क्या? जब लोहा नहीं है तो लोहार क्या करेगा, बता, तू बता दे। तो तामा लाएगा तो उसका काम करने वाला लोहार, लोहे शब्द से नहीं बनेगा बावली, उसका नाम ये रहा, कर्मा। और कैसी है कर्मा? तो वो राजस्थान में एक कर्माबाई का वो कहानी भी है ना। क्या करती है वो? खिचड़ा, याद आई। हाँ। अब दोस्तों, व्यापार, व्यापार लास्ट बिंदु, 2 लाइन सारी हैं, फटाफट करो रे व्यापार। व्यापार जो था वो पणियों के हाथ में था। पणी, अनार्य, अनार्य व्यापारी थे। सोने का आभूषण निष्क, पहले भी बताया था मैंने, सोने का आभूषण निष्क मूल्य की एक इकाई के रूप में काम आता था।
और एक बात और है इसमें लास्ट की कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, का प्रचलन था। गांधार का जो प्रदेश है पाकिस्तान का, वो उन्हीं वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मैंने आपको अर्थव्यवस्था की जानकारी पूरी दे दी। दोबारा से सुनो तो। मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहले हमें इन 4 भागों में अध्ययन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। ओके, तो अब हम ऋग्वेद काल की बात करें तो मुख्य पेशा क्या होगा? क्यों क्यों क्यों? अरे एक जगह रुकते नहीं, आज यहां कल वहां, आते एंड जाते, जाते एंड आते। पशु ही साथ जाएंगे, खेत उठा के ले जाएगी क्या? फिर काश ऐसा होता कि खेत को सिर पे ऊंच के चल पड़ते तो खेती मुख्य पेशा हो जाता, लेकिन ऐसा संभव था नहीं। इसलिए एकदम सिंपल बात है, खेती गौण पेशा हो जाएगा, गाय प्रिय पशु हो जाएगा। गवेष्टि गायों के लिए किया गया युद्ध है, गोधुली शाम का समय है, गोत्र गाय से बाड़े से उत्पन्न है, दुहित्री दोहित्र संबोधन भी गाय से उत्पन्न है। घोड़ा सेकंड महत्वपूर्ण सहायक, सेकंड महत्वपूर्ण पशु आर्यों की जीत में सहायक। हाथी है नहीं, बाघ है नहीं, गेंडा है नहीं, तो कौन है? का ऋग्वेद में उल्लेख है। खेती में सबसे ज्यादा खेती जौ की होती है, यव की खेती होती है। ऋग्वेद में सिर्फ यव का उल्लेख मिलता है, जौ का नहीं। चौथा मंडल खेती से संबंधित है, जहां चारों क्रियाएं बोआई, कटाई, निराई, गुड़ाई सबका उल्लेख है। उपजाऊ भूमि को क्या कहा गया? क्षेत्रीय। सिंचाई किससे करते थे? हल को क्या कहा गया? फाल को, हल की रेखा को। तीसरा कार्य शिल्प, शिल्प कार्य में सबसे ज्यादा लकड़ी का काम, क्योंकि और कुछ था ही नहीं, लोहा था नहीं, स्टील थी नहीं, प्लास्टिक था नहीं, कुछ भी तो नहीं था। थोड़ा बहुत तांबा था, अब तांबे से क्या करेगी बता, मुड़ जाता है बापड़ा, कमजोर है ना। तो अब ताम्र की खाट बनाकर सो जाएगी तो नीचे मतलब नहीं है ना। इसलिए ज्यादातर कार्य किसके होंगे? लकड़ी को क्या कहते थे? तक्सा। लकड़ी का काम करने वाला तक्षक या बढ़ई। वस्त्र निर्माण का कार्य भी व्यापक रूप से होता था। वस्त्र निर्माण करने वाले जुलाहों को क्या कहते हैं? वस्त्र किस किस के? क्षौम के, सन के, खाल। ओके, अच्छा सन जानते हो? सन, वेरी गुड वेरी गुड, फिर ठीक है, फिर ठीक। नहीं जानते तो पहले क्यों ना बोली? आ जान लो। सौतली जानते हो? सौतली, बोरियां देखी हैं, बोरियां, चीनी की बोरियां, बस वो सन की बनी हुई होती है। हाँ सन, समझ गए? सन, सन जैसे बोरियां बनती, कट्टे नहीं, कट्टे नहीं, प्लास्टिक के कट्टे नहीं, बोरियां, वो सन की होती है। ओके, मतलब वैसे तो जूट की होती है, लेकिन सन और जूट एक जैसे होते हैं, ठीक है। अगला पेशा है धातुकारों का, करमारों का।
धातुकारों का, धातुओं में धातुओं का क्या नाम मिलता है? और एक ही धातु थी, कौन सी? लोहा था क्या? चांदी थी क्या? कुंभकार का उल्लेख मिलता है, बट किसका नहीं मिलता? और व्यापार कौन करते थे? पणी कौन थे? जो गाय चोर लिया करते थे। अरे गाय चोर तेरे याद भी है कि नहीं? गाय चोर याद है क्या? याद है? मैंने कराया था, मैंने लिखाया था। कहां से लिखा? कौन सी जगह लिखा? ऋग्वेद कालीन सामाजिक स्थिति में मैंने लिखाया था, पणी गाय चोर होते थे। राजनीतिक स्थिति में भी मैंने लिखा है, चाहे तो खोल के देख लो, राजनीतिक स्थिति लिखवाया है ना, पणी बराबर गाय चोर। तो आप में कौन कौन पणी है बताओ? आप नहीं हो पणी? नहीं है। पणी कौन है? व्यापारी। पणी कौन है? अब ऋग्वेद काल में पणी गाय चोर भी होते थे। गाय चोरी तूने, किसकी? मेरी, और ले जाकर के बेच भी आई। तो क्या हो गया? दोनों काम हो गया, गाय चोर भी होगी और व्यापार भी कर लिया। सोने का आभूषण निष्क पहले का लिखाया हुआ है मेरा। मूल्य की इकाई थी, वस्तु विनिमय प्रचलन था। गांधार प्रदेश किसके लिए फेमस? ओके, तो ये तो खत्म हो गया। अब हेडिंग डालो उत्तर वेद की। देखो कैसे एकदम धमाधम खत्म होता है, टाइम नहीं हुआ अभी। अच्छा, जिसको जाना है गेट खुला है। उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति, फटाफट डालो हेडिंग। आप बताओ, उत्तर वेद काल में ये लोग आर्यन गंगा यमुना दोआ में बस गए या नहीं बसे? स्थायी रूप से बस गए। तो इसलिए जब बस गए तो खेती करेंगे या नहीं? इसलिए मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? खेती। उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। खेती कर ले, खेती, वरना पंगा हो जाएगा। खेती। तो अब पशुपालन गौण व्यवसाय रे बावली, और अब पणियों से काम चलेगा नहीं, गाय चोर के बेचने की जरूरत नहीं है ना, अब काम नहीं चलेगा। जो सतपथ ब्राह्मण है ना, सतपथ, उस सतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्यों का उल्लेख मिलता है। जैसे अब यव के साथ साथ गोधूम यानी कि गेहूं, ये मैं पहले भी लिखा चुका आपको। ब्रीही अर्थात चावल, तो ब्रीही और तंदूल, अर्थात चावल। मृदंग, मृदुंग, अर्थात मूंग। तो मूंग भी आ चुका है, मूंग, समझ रहे हो ना, मूंग।
यदि कोई पूछ ले वे कि चावल का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है उत्तर वेद काल में, तो ब्रीही तंदुलिया चावल का प्रथम उल्लेख तो मिलता है दोस्तों यजुर्वेद में। प्रथम उल्लेख यजुर्वेद में, और विस्तार से उल्लेख कहां मिलेगा? अथर्ववेद में। काठक संहिता में 24 बैलों के हल का उल्लेख मिलता है। कितनी बैल? 24 बैल। 12 दूनी 24, क्यों रे? 24 बैल क्यों? नहीं समझे? समझो, पहले लिख दो। ऋग्वेद में जहां सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु और सहायक नदियां वहीं रह रहे ना ऋग्वेद काल में। उत्तरवेद काल में कहां आ गए? गंगा यमुना के दोहा में आगे बावली बताया था, ऐ सुनी सुनी बैठी रहती है। गंगा यमुना का दोहा आए थे क्या? नहीं आए? तेरे भरोसे कहीं भी जाओ, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? अरे बावड़ो, गंगा यमुना के दोआब की बात मैंने बताई थी। ये भी कहा था कि सतपथ ब्राह्मण में हमें आग की सहायता से जंगल जला करके खेती करने का साक्ष्य मिलता है, बताया था। ये भी बताया था कि ये कार्य लोहे की सहायता से हुआ था। जब तक लोहा नहीं था गंगा यमुना के दोआब में घुस नहीं पाए, जंगल बहुत थे, लेकिन लोहे की सहायता से उन्होंने पेड़ों को काटा और फिर जलाया। तो लोहा और आग दोनों की सहायता से उन्होंने गंगा यमुना के जंगलों को काट करके और वहां पर बस्तियां बसाई थी, स्थायी रूप से बसे थे। बताया था या नहीं? तो अब आप बताओ मुझे, लिख दिया था क्या वो? अब आप बताओ मुझे कि जमीन समतल है, नदियों की है, बट पेड़ जो है वो जला दिए गए, पेड़ काट दिए गए। पेड़ काटेंगे कहां से? जमीन में घुस करके या फिर ऊपर से? अब पेड़ पास पास में, पेड़ ही पेड़ों के तने नीचे जमीन में जड़ें जमी हुई हैं। अब इसमें हल चलाओ तो चलेगा क्या? चलेगा? अब इन जड़ों को निकालने के लिए जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, वरना तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। बता बावली, तू पकड़ के निकाल देगी पेड़ की जड़? तू तो कतई ना निकाला। फिर अब इन्होंने, चूंकि पेड़ बड़े हैं, पेड़ गंगा यमुना के दोआ में बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए पेड़ मजबूत भी हैं। और एक मोटे से पेड़ के तने को जोरदार सा एक हल बनाया और उसमें 5 फीट गहरी 50 किलो की लोहे का विकास उत्तरवेद काल में हो गया। तो 50 किलो की लोहे की मोटी उसमें फाल लगा दी तिकोनी, और उसे चमड़े से बांध दिया और लकड़ी ठोक दी। पेड़ बहुत मोटा मजबूत। अब इस पेड़ का हल बनाया, हल जो है बहुत लंबा बनाया।
और उसमें यदि 2 बैल लगाएंगे तो इतना 5 फीट गहरे से गया हुआ हल खींचेगा क्या 2 बैल से? नहीं। तो दूसरे और 2 बैल लगा देंगे, फिर और लगा देंगे, फिर और लगा देंगे, फिर और लगा देंगे, फिर और लगा देंगे, और इस प्रकार से कितनी बैल? अब 24 बैल पकड़ के खींचेंगे तो ये चलेगा या नहीं? अब जेसीबी बनी कि नहीं? और अब जब ये लोहे का 50 किलो का जब चलेगा तो पेड़ों की जड़ें यूं उखड़ उखड़ करके हवा में उछलती घूमेंगे। तो काठक संहिता में, बात समझ रहे हो ना, काठक संहिता में 24 बैल वाली जेसीबी का उल्लेख मिलता है। बात समझ गए? ओके, अभी कुछ नहीं समझो, तुम समझो। टाइम थोड़ी हो गया, 2 मिनट बाकी हैं अभी। चलो तो नमस्कार।